शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति की तुलना। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि दोनों ही सभ्यताएं प्राचीन भारत के इतिहास की दो महान सभ्यताओं में गिनी जाती हैं। दोनों ही सभ्यताओं का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन तक देखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता थोड़ी पुरानी है और वैदिक सभ्यता उसके बाद की है कालखंड के अनुसार, लेकिन हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों ही के विशेषताओं को आप आज के जीवन में भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने हड़प्पा सभ्यता से सीखी हैं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है, और हमने कई सारी चीजों को वैदिक सभ्यता से भी सीखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी आजकल जाना जाने लगा, आपको पता होगा एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में कक्षा 6 की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिली। धीरे धीरे इसके कई सारे स्थल सिंधु नदी तंत्र से बाहर भी हमको मिले हैं और इसीलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखना उचित है। ये बात आपको पता होगी। तो एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, आपको पता होगा, है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता है और ऐसा भी माना जाता है कि अपने समय की सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। वैदिक सभ्यता बाद में ही, पर वैदिक सभ्यता के साथ आप सभी को पता है कि ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। इस सभ्यता के पुरोधा या इस सभ्यता को लाने वाले लोग आर्य के तौर पर जाने जाते हैं और धीरे धीरे फैलते फैलते उत्तर भारत के काफी बड़े इलाके पर हमें वैदिक सभ्यता दिखाई देती है। इस सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। समझ रहे हो आप मेरी बात? सबसे पहले तो आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो लगभग, है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर तो 1750 ईसा पूर्व के आसपास का काल, मतलब ये काफी पुरानी है ना। आज से अगर हम देखें तो लगभग 4500 साल पुराना जो है समय बैठता है हड़प्पा सभ्यता का। कई विद्वान तो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल और भी पुराना है और इसका विस्तार भी काफी था। इस सभ्यता की शुरुआत भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुई थी, आपको पता है ये बात भी। और वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से शुरू होके 600 ईसा पूर्व तक जाता है। इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का 400 वर्षों का काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल। मतलब कुल मिला के 900 सालों तक, 900 वर्षों तक जो है ये सभ्यता चली है। इस सभ्यता की जानकारी के लिए हमारे पास मुख्य रूप से वेद और वेदों से जुड़े हुए साहित्य एक स्रोत है ना। वैदिक साहित्य जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद हो गए और उसके साथ में जो भी ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, ये सब जो है ये हमें बताते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। दूसरी तरफ हड़प्पा सभ्यता को लेकर हमारे पास में बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। कहीं से मूर्तियां मिली हैं तो कहीं से नगर मिले हैं, कहीं से भवन मिले हैं, कहीं से मोहरें मिली हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन हमें लिपि भी मिली है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी मिली है, लेकिन लिपि हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ये बात भी आपको पता है। तो कुल मिला के ये दोनों सभ्यताओं का परिचय मैंने आपको दे दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाके, डीप में जाकर इसको समझने का प्रयास करते। आओ समझते एक एक करके दोनों को। सबसे पहले तुलना में हम बात करेंगे दोनों सभ्यताओं की समानता। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको कभी तुलना वाला क्वेश्चन आए ना, तो तुलना वाला क्वेश्चन में दो बात आती है, एक समानता और दूसरी असमानता, कि उनमें जो जो सिमिलैरिटीज है वो भी आप बताएं और जो है उनमें अंतर है वो भी आप बताएं, तो जाकर तुलना होती है। सिर्फ अंतर नहीं बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। आप समझ रहे मेरी बात? आपको जब भी तुलनात्मक अध्ययन का या तुलना का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसकी समानता और असमानता दोनों बतानी होती है। तो यदि मैं आपको वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं या हम तुलना देख रहे हैं, तो हम समानताएं भी देखेंगे और असमानताएं भी देखेंगे।
समझ गए सब लोग? चलो तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही सभ्यताएं, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो चाहे वैदिक संस्कृति सभ्यता हो, प्राचीन भारत की दो प्रमुख सभ्यताएं हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। दोनों सभ्यताएं अपने अपने स्वरूप, कालक्रम और विशेषताओं में पर्याप्त अंतर लिए हुए हैं। तो दोनों को अगर आप देखें तो दोनों का स्वरूप, एक नगरीय है, शहरी है, एक ग्रामीण है। दोनों का कालक्रम, हड़प्पा 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के आसपास, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो काल में भी अंतर है, ठीक है। बट सबसे पहले बात करेंगे समानता के बिंदु। दोनों में क्या क्या चीजें समान थी। जब भी दो चीजें एक जैसी होती है ना तो उनमें तुलना आती ही है। जैसे जैन और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म दोनों की पृष्ठभूमि वही थी, दोनों उसी कालखंड में उसी चीज के लिए आए थे। दोनों ही ब्राह्मणवादी धर्म के कट्टरता, कर्मकांड, आडंबर, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था की जटिलता, इनका विरोध करते हुए आए। तो इसीलिए बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में समानता भी पूछी जाती है और असमानता भी पूछी जाती है। अभी जो सेशन होंगे ना, ऐसे कुछ सेशन में आपको ऐसी कई सारी चीजों को एक साथ लेकर चलूंगा जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे समानता के बिंदुओं पर कि दोनों में क्या क्या समान। पहली बात, दोनों ही सभ्यताओं में कृषि और पशुपालन मुख्य आर्थिक पेशा है। यदि आप हड़प्पा सभ्यता के लोगों को देखो तो वे लोग भी खेती करते थे और अच्छी खासी खेती करते थे। ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सरप्लस उत्पादन करते थे, मतलब अधिशेष। उनके यहाँ जितना जरूरत थी उससे ज्यादा उत्पादन खेती में होता था। इसको बोलते हैं अधिशेष उत्पादन, सरप्लस उत्पादन करते थे। और इसीलिए वो उसको बेच के अच्छा खासा व्यापार भी पैदा कर पाए, खड़ा कर पाए। वैदिक सभ्यता के लोग भी कृषि करते थे। वो अलग बात है कि वैदिक सभ्यता के लोग उतनी अच्छी खेती नहीं कर पाते जितनी हड़प्पा सभ्यता के लोग। वैदिक सभ्यता में आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का तो मुख्य काम पशुपालन था। ये बात आपने पढ़ी होगी ऋग्वैदिक काल के बारे में कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और खेती जो है वो गौण व्यवसाय था। गौण समझते हो? गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, मेजर और माइनर। तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और खेती था गौण। बाद में उत्तर वैदिक काल जब आता है 1000 ईसा पूर्व के बाद में, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया खेती और गौण व्यवसाय हो गया पशुपालन। ये चीजें तो हमें पता है, पर यहीं से हमें ये समझ में आता है कि खेती और पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पशु पालते थे। कई सारे जानवर दिखाई देते हैं। याद करो वो मुहर जिसमें एक पशुपति ध्यान लगा के योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके आसपास हिरण है, उसके आसपास बैल है, उसके आसपास हाथी है। तो ये अलग अलग प्रकार के पशु दिखाई दे रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कई सारे के पशु पालते थे, ठीक है। तो ये दोनों में समानता आपको मिल जाएगी कि दोनों ही कृषि और पशुपालन करते थे। दूसरी चीज जो एक समानता वाली है वो है सिक्के का प्रयोग नहीं होना। हड़प्पा सभ्यता में भी आपको क्या दिखेगा? आपको मुहरें दिखती हैं, ठीक है, लेकिन सिक्के नहीं है। जैसे हम लोग कॉइन का यूज करते हैं ना मुद्रा के तौर पर, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का और इस तरीके के सिक्के चलते हैं। प्राचीन भारत में आपने पढ़ा हो किसी राजा महाराजा ने सोने के सिक्के जारी किए, किसी ने तांबे के सिक्के जारी किए, सातवाहनों ने कांसे के सिक्के जारी किए। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के सिक्के हम लोग देखते हैं। तो ऐसे सिक्के आपको ना तो वैदिक सभ्यता में मिलेंगे ना हड़प्पा सभ्यता, दोनों में नहीं है। दोनों ही सभ्यताओं में ये बात कॉमन है कि ये दोनों ही वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे। अब मुझे आपको वस्तु विनिमय बताने की तो जरूरत नहीं होगी। वस्तु विनिमय जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक सामान ले और दूसरा सामान दे, है ना। मतलब आपको अगर कोई वस्तु खरीदनी है तो आपको सामने वाले को उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु देनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। आपको कपड़ा चाहिए तो एक व्यक्ति से कपड़ा लेके बदले में उसको अनाज चाहिए तो अनाज दीजिए, बदले में उसको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमको दोनों में ही दिखाई देती है। ये वो काल है, दोनों ही काल जब भारत में
मुद्रा विनिमय शुरू नहीं हुआ था, जब भारत में सिक्कों को देकर और सामान खरीदने की परंपरा नहीं शुरू हुई थी। क्योंकि भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों की जब हम बात करते हैं तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के 600 ईसा पूर्व के बाद के हैं, ठीक है, और ये सिक्के महाजनपद काल के हैं। आपको पता होगा जब भारत में उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ तो एक नया समय शुरू हुआ था जिसे महाजनपद काल बोलते हैं, और उस समय भारत में, उत्तर भारत में खास करके 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के इसी काल के हैं। और इन सिक्कों को क्या बोलते थे जानते हैं? इन सिक्कों का एक नाम था, नाम भी बता देता हूं। इनका नाम था आहत सिक्के। क्या बोलते थे? आहत। इंग्लिश में इनको बोलते हैं पंचमार्क्ड कॉइन, पंचमार्क्ड कॉइन। ठप्पा लगा के ऐसे बनाए जाते थे। समझ में आया आपको कि नहीं आया? ठीक है, आहत सिक्के कहते थे इनको। और ये पता है किस धातु के थे? मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये सिक्के किस धातु के थे। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि सिक्के किस धातु के थे। अक्सर मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के किस धातु के हैं, जरा बताओ। चलो आप लोग कमेंट में बताओ। तांबा, देखो, कांस्य, तांबा। मैं आपसे धातु पूछ रहा हूं, तांबा, तांबे के। और कोई बताएगा? नवनीत कुमार का आंसर सही है। देखा आप, मैक्सिमम लोग गलत हो गए। छोटा सा क्वेश्चन, पर कहीं क्या होता है, हमको लगता है कि हमको आता है पर हमको नहीं आता है। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो है चांदी के हैं भाई, सिल्वर। एक्चुअली हमारा पता नहीं कहां से ये कॉन्सेप्ट बन गया कि हमारे सबसे प्राचीन सिक्के तांबे के। शुरुआत चूंकि तांबे, सबसे पहले धातु का प्रयोग जो किया था वो तांबे का किया था, तो इसलिए लोगों को लगता है कि सिक्के भी तांबे के थे। जी नहीं, भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के अगर आपसे कोई पूछे किस धातु के थे तो वो सिल्वर के हैं, चांदी के हैं, तांबे के नहीं है। अगली बार से अगर कोई पूछे ना तो इस क्लास में जितने बच्चे हैं, कम से कम आप लोग तो गलत मत करिएगा। ज्ञान है ना, ज्ञान ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ फैला होता है, बस हमें बटोरना नहीं आता। तो अगली बार से तो गलत नहीं करोगे ना। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा चांदी दोगे, सिल्वर दोगे, गलती नहीं करोगे। धातु भी याद रखेंगे और काल भी याद रखेंगे। चलो, तो ये फैक्ट आपको याद रहेगा। तो दोनों ही सभ्यताओं में सिक्कों का प्रयोग नहीं हो रहा है। दोनों ही सभ्यताओं में आपको मंदिर जैसे किसी उपासना स्थल का अभाव मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर जाते थे, या ये मंदिर मिला है हड़प्पा सभ्यता का? मूर्ति तो मिली है, मूर्ति पूजा तो वो लोग करते थे, मूर्तियां हमको मिली है, कई मूर्तियां उन्होंने बनाई, लेकिन क्या आपने मंदिर पढ़ा? नहीं। क्या वैदिक सभ्यता में कोई मंदिर था? नहीं, वेदों में किसी मंदिर की चर्चा नहीं है। दरअसल मंदिर बनाने का मामला तो भारत में गुप्त काल के आसपास का है। वो पहली बार गुप्त काल का समय था जब भारत में मंदिर बनने लगे, वरना पहले भारत में मंदिर वगैरह नहीं होते थे। वैदिक काल के लोग तो यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, तप करके, इन चीजों से जो है अपने जो मनचाही वस्तुएं उनको प्राप्त करने की कोशिश करते थे। तो मंदिर जो है दोनों में नहीं है, ये बात कॉमन है, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं है और वैदिक सभ्यता में भी, दोनों ही सभ्यताओं में मंदिरों का अभाव मिलता है। दोनों ही सभ्यताएं इस मामले में थोड़ी सी अलग है। जैसे हमको ऐसा लगता है कि भारत में मंदिर जो है वो बहुत प्राचीन काल से चले आए। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा दोनों सभ्यताओं में, आप देखो दोनों ही सभ्यताओं में प्रकृति की जो है पूजा है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के अवशेष मिलते हैं, उर्वरता की देवी के प्रतीक के तौर पर। लिंग पूजा, योनि पूजा की बात की गई हड़प्पा सभ्यता में, आप ये देखते हो। तो वैदिक सभ्यता में आपको दूसरी तरफ क्या दिखाई देता है? अग्नि की पूजा, वरुण की पूजा, इंद्र की पूजा। और ये क्या है? ये प्रकृति से जुड़े हुए देवता है ना। आप देखो दोनों ही सभ्यताओं में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा बड़े देवता वैदिक सभ्यता के इंद्र है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया, आंधी तूफान का देवता माना गया, कीलों को तोड़ने वाला माना गया,
किलों का रक्षक माना गया। तो उधर भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, अग्नि की पूजा, वरुण की पूजा। यहां आप देखो हड़प्पा सभ्यता में भी मैंने आपको बताया मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं उर्वरता के रूप में। तो ऐसे दोनों ही सभ्यताओं में एक कॉमन है कि दोनों सभ्यताओं में पूजा पाठ के लिए प्रकृति की शक्तियों का जो है किया गया उपयोग। खान पान रहन सहन में भी समानता है। दोनों ही सभ्यताओं के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी वेज नॉन वेज खाते हुए दिखाई देते हैं और वैदिक सभ्यता के लोग भी वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लगभग वही चीजें खाते थे, ठीक है, दोनों ही। और रहन सहन में भी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्रयोग दोनों करते हैं। तो लगभग समानता, काफी सारी समानताएं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में है। इनके काम को लेकर, इनके सिक्कों के प्रयोग को लेकर, इनके पूजा पाठ के तरीकों के, इनके आराधना के तरीकों को लेकर, इनकी मान्यताओं को लेकर हम समझते हैं कि दोनों में काफी चीजें मिल रही हैं। समझ गए यहां तक? आई होप कि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं? हो गया पॉइंट क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इन दोनों के अंतर के बिंदु। चूंकि मैंने आपसे कहा था कि दोनों ही सभ्यताओं में समानता से ज्यादा असमानता है। मतलब ये वैसा है कि दो लोगों में गुण कम मिल रहे हैं और उनके जो है दोनों की पसंद में मिसमैच ज्यादा है, कि वो अलग अलग है। यहाँ वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में अंतर के कई बिंदु हैं। देखो अंतर के बिंदु में पहला आता है काल का अंतर। काल का अंतर मैंने आपको बताया था कि दोनों सभ्यताएं अलग अलग समय पर अस्तित्व में आई हैं। दोनों का काल अलग है। पुरानी कौन है? हड़प्पा सभ्यता, बाद में आई वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल माना जाता है 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व का। तो ये इनका काल पहले आया और इसके बहुत बाद में वैदिक सभ्यता आई। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो वैदिक संस्कृति का है। अब आप देख सकते हो कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल मैंने आपको पहले ही बताया। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से हुई है। जब मैं वैदिक काल बोल रहा हूं ना तो मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं, ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब वैदिक काल के बारे में बोल रहा हूं मतलब मैंने आपको मैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों की बात कर रहा हूं। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का तो काल का अंतर है कि नहीं है? दूसरा अंतर जो आप देखोगे, ये तो सबको पता था, चलो इसमें आप देखोगे ना, इंटरेस्टिंग बात ये कि कुछ पॉइंट्स तो ऐसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये कोई नई बात नहीं, हमने पहले भी पढ़ रखा, लेकिन कुछ पॉइंट्स में आपको ऐसे बताऊंगा जो आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। कौन कौन से पॉइंट्स नहीं जानते आज जान जाओगे और आपको जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला, आपके आंसर में भी यही चीज होती है। देखो जब आप यूपीएससी में आंसर लिखते हो ना तो वो बातें जो सब जानते हैं वो अपने आंसर में लिख देने से बहुत नंबर नहीं आते। आंसर में हमेशा आप देखेंगे तब नंबर आपको ज्यादा आते हैं, तब आप वो बातें लिखें जो आमतौर पर सब लोग नहीं जानते। तो हर एक टॉपिक में, हर एक आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें कुछ चीजें ऐसे रखिए जो दूसरों के पास नहीं है और वो चीज आपको दूसरों से अलग करती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले देखो संस्थापकों में अंतर है। हड़प्पा सभ्यता की स्थापना जिन लोगों ने की थी वो अलग अलग प्रजाति के थे। उनमें कुछ लोग भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय थे, कुछ लोग मंगोलाइट थे, कुछ लोग अल्पाइन थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे और ऐसी अलग अलग प्रजातियों की भूमिका रही है हड़प्पा सभ्यता की स्थापना। मतलब ये लोग कौन थे? आप देखो भारत में जो उत्तर पूर्वी इलाका हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जहां हमारे 7 सिस्टर्स के जो छोटे छोटे से राज्य हैं, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम, ये जो राज्य हैं, ये इन राज्यों में रहने वाले जो लोग हैं ना वो मंगोलाइड प्रजाति है। आपने देखा होगा कि इनकी शक्ल जो है, वैसे वो भारतीय हैं पूरी तरह से, लेकिन जो शक्ल है उनका नाक, जो नैन नक्श है वो मिलता है जापान के, चीन के लोगों से काफी ज्यादा। तो ये मंगोलाइड प्रजाति है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे भारत में हमारा जो उत्तर भारत में जो लोग रह रहे हैं ये लोग अलग प्रजाति के हैं। दक्षिण भारत में जो लोग रह रहे हैं द्रविडियन, वो अलग प्रजाति के हैं।
भारत की जनजातियां अलग प्रजाति की मानी जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसी डाइवर्सिटी थी, जैसे आप भारत में आज देखते हो ना, ऐसा ही उनके पास भी काफी सारा विविधता था प्रजाति के हिसाब से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, काफी सारे लोग जो है वहां रहते थे। वहीं अगर आप वैदिक सभ्यता में देखो तो ऐसी विविधता आपको वैदिक सभ्यता में नहीं दिखती, ये अंतर है दोनों में। वैदिक सभ्यता में आर्य आपको मिलेंगे। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा स्थापित थी? आर्य। और आर्यों के बारे में तो एक मतभेद है कि आर्य कहां से आए थे। आर्य लोगों का जो मूल स्थान है, इसको लेकर इतिहास में बहुत मतभेद है इतिहासकारों के बीच। कुछ मानते हैं कि आर्य भारत के ही देशी लोग थे, कुछ मानते हैं कि नहीं आर्य विदेशी थे। और विदेशी में भी बहुत सारे हैं, कोई मानता है कि आर्य भूमध्य सागरीय है, कोई मानता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी, जैसे मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी, कोई मानता है कि आर्य यूरोपियन थे, कोई मानता है, यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे लोकमान्य, हमारे इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता, इनका मानना है कि आर्य आर्कटिक से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। उनका घर कहाँ था? आर्कटिक में। वहां से चलते 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 वो भारत तक आए। तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में तो मतभेद है, पर यह बात सच है कि आर्यों ने ही स्थापना की थी वैदिक सभ्यता की। तो यहाँ एक अंतर समझ में आ गया आपको, बहुत आसान सा अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जो आपको समझ में आ गया हो क्लियर। अगला अंतर है भौगोलिक। वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके भौगोलिक अंतर भी है। एक तरफ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश से लेकर नर्मदा के दक्षिण तक था। हम क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है ना। मतलब हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तारित थी। हम इसका विस्तार इस मैप में देख सकते हैं। जरा इस मैप को देखो, आप देख सकते हो कि इधर ये है सुत्का गेंडोर, यहाँ पर सुत्का गेंडोर पड़ता है अफगानिस्तान। यहां से लेके तो इधर आप उत्तर प्रदेश में मेरठ में आओगे ना, तो आलमगीरपुर ये यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर। इधर नीचे दाइमाबाद, दाइमाबाद से लेके जम्मू में ऊपर तक इतना बड़ा विस्तार है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो नर्मदा नदी के दक्षिण तक है, नर्मदा के मुहाने तक, काफी बड़ा है। वैदिक सभ्यता का विस्तार इतना नहीं। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से उत्तर भारत में मिलेगी आपको। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में हमें वैदिक सभ्यता का कोई स्थल नहीं मिला है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता का कोई स्थल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में? जी नहीं। आर्य पूरे उत्तर भारत में आपको मिलेंगे, और इस इलाके को उन्होंने आर्यावर्त कहा। क्या कहा? आर्यावर्त। मुख्य रूप से यूपी का, बिहार का, बंगाल का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये इलाका है, ये आर्यों का है ना। तो वैदिक सभ्यता का विस्तार विंध्याचल के दक्षिण में नहीं था। एक अंतर भौगोलिक रूप से यहाँ पर हमें और मिल गया। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, अगर आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, तो बस खाली ये जो पॉइंट लाल कलर में दिखा हुआ ना, थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, इसको नोट कर लो। इससे आपको जो है पॉइंट्स अगली बार जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसे आर्यावर्त कहा गया, और ये विस्तार हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से कम है। चलिए आगे आप देखो, स्वरूप की भिन्नता। सबसे बड़ी विशेषता तो यही छिपी हुई है, सबसे बड़ा अंतर ही यही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता है। सबको पता है उन्होंने शानदार नगर बसाए। अभी कुछ दिन पहले एक सेशन मैंने लिया था, आपने देखा होगा इसी चैनल पर, जिसमें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषताएं और वर्तमान में उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। कितने बच्चों ने देखा है? एक बहुत ही यूनिक टॉपिक था जो आमतौर पर आपको कोई नहीं कराता, सिंधु सभ्यता और वर्तमान नगरीकरण, कि भाई नगर तो उन्होंने बसाया। यूपीएससी की खास बात पता है क्या है? यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका फायदा क्या है, वरना पढ़ने का मतलब क्या है? आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता का कोई पढ़ने का फायदा है तो पढ़े, नहीं तो क्यों पढ़े? तुम अगर हड़प्पा सभ्यता के लोगों से कुछ सीख नहीं सकते तो फिर मतलब नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। तुम जैन धर्म पढ़ते हो, बौद्ध धर्म पढ़ते हो, पर बौद्ध धर्म का वर्तमान में क्या महत्व है
या वो कैसे प्रासंगिक है वर्तमान में भी, ये तुम्हें नहीं पता तो पढ़ना बेकार है, रट्टा मत मारिए। तो कैसे उन्होंने नगर बसाए थे, उनके नगरों की विशेषता है, बढ़िया जल निकासी प्रणाली, एक बढ़िया जो है प्लानिंग किया हुआ शहर, एक सुव्यवस्थित ढांचा, मकान बनाए गए पक्के, सड़कें बनाई गई चौड़ी चौड़ी, कई सारे सामाजिक भवन बनाए गए, है ना। तो ये सब कुछ आपको मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। तो एक तरफ आप देखोगे सिंधु सभ्यता अपने स्वरूप में नगरीकृत थी, वो सारी चीजें जो किसी जगह को नगर बनाती है, शहर बनाती है, वो आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता तो होती है नगर में, उनको नगर माना जाता है, शहर माना जाता है जहां पर गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अगर ज्यादातर लोग कृषि कार्य में लगे हैं, प्राथमिक गतिविधियों से जुड़े, तो वो नगर नहीं होता। तो ये नगरीकृत थी और वहां कई बड़े बड़े नगरों के विकास के साक्ष्य हमको मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बहुत बड़े बड़े थे, उससे भी छोटे छोटे कई सारे बड़े बड़े नगर थे। दूसरी तरफ आर्यों की सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक काल के लोगों के बारे में क्या पढ़े हो आप लोग? कई बार मैंने आपसे कहा ऋग्वैदिक समाज कैसा था। ऋग्वैदिक समाज जनजातीय, पशुचारण, कबीलाई समाज, ये है ऋग्वैदिक समाज की एक लाइन में पहचान। ये लोग जनजातीय थे, मतलब एक जनजाति की तरह आपस में सब साथ मिलके रहते थे, कबीला होता था इनका। आर्य कबीलों में बैठे थे, पहले आपने सुना 5 कबीलों में बैठे जिन्हें पंचजन कहा जाता था, हर एक कबीले को जन कहते थे। और इसी जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना और उन्हीं महाजनपदों से राष्ट्र बना, साम्राज्य बना। चीजों की शुरुआत ऐसे होती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है। तो आर्य जो है ना वो जनजातीय थे। क्या करते थे ऋग्वैदिक आर्य? पशुचारण करते थे, मेन काम जानवरों को चराने का। तो पशुचारण समाज और उसके साथ साथ कबीलाई समाज। कबीला मतलब एक सरदार होता था कबीले का, ठीक है, और सरदार एक प्रकार का राजा जैसा था उनका, और वही उस कबीले की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, वही उस कबीले, ठीक है, को विकास करने के लिए जिम्मेदार है, सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है, वो सारी चीजें थी। तो ये ग्रामीण है, इन्होंने पक्के मकान नहीं बसाए। वैदिक सभ्यता में आपको शहर नहीं मिलेंगे, वैदिक सभ्यता में पक्के मकान नहीं मिलेंगे, बस्तियां हैं, गांव हैं। आगे जाके उत्तर वैदिक काल के बाद जब भारत में लोहे का आविष्कार हुआ तो भारत में फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद नगर अस्तित्व में आए। ये हमारे देश का दूसरा नगरीकरण, क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय नगरीकरण। कभी अगर आप ऐसा सुनो कि द्वितीय नगरीकरण शब्द, तो ये कहां से जुड़ा है? द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है वो भारत में 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है, जब भारत में सिक्के चलने लगे, मुद्रा विनिमय का माध्यम बन गई, जब भारत में जैन और बौद्ध जैसे कई सारे संप्रदायों का उदय हुआ, तो फलाना फलाना चीजें आप लोग पढ़ते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सेशन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए, बहुत ज्यादा बोझ के साथ नहीं पढ़ना, एंजॉय करिए अपनी स्टडी को, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कॉन्सेप्ट से चलती हैं, तो बस एंजॉय कीजिए और अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हंसते खेलते कट जाए रास्ते वाली बात, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं। स्वरूप में भिन्नता है, एक नगर है और एक ग्रामीण है। यहां तक कि मैंने आपको यह भी बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास की काल की सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की आप बात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा विकसित थी हमारी सभ्यता। इतने ज्यादा विकसित तो वो लोग भी नहीं थे जितने हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ था। अब अगला अंतर है आर्थिक भिन्नता का, है अंतर है आर्थिक रूप से। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से बहुत बहुत अलग थे। ये लोग खेती तो करते ही थे अच्छी खासी, उन्नत कृषि, पर व्यापार भी करते, जबरदस्त व्यापार। व्यापार का तो ऐसा था कि भाई देश और विदेश दोनों जगह, आपने सुना होगा दिलमुन के साथ, माकन के साथ, क्या थे दिलमुन माकन, बहरीन, ओमान कंट्री, इनके साथ व्यापार किया इन्होंने। और इसके साथ सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ इराक तक से व्यापार कर लिया उन्होंने। तो विदेशी व्यापार भी था, देशी व्यापार भी था। देश के कई हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में व्यापार करते थे, यहां तक कि तांबा मंगाते थे राजस्थान की खेतड़ी से।
कर्नाटक से सोना मंगाते थे, तो व्यापार देशी विदेशी दोनों था और अच्छा खासा जो है इनका सबका विकास हुआ था। तो संगठित कृषि, अतिशय कृषि अधिशेष, विकसित व्यापारिक ढांचा, दूर के देशों से विदेशिक व्यापार, ये सब कुछ विशेषताएं सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता की। कितने दूर दूर तक व्यापार, क्योंकि हमको इनके यहाँ पर ये मोहरें मिली हैं, हमें हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता की जो है मोहरें मिली और वहां से इनकी मोहरें मिली हैं। जबकि वैदिक संस्कृति में तो अभी अभी खेती की शुरुआत ही हुई थी और व्यापार वाणिज्य बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य अपने शैशव अवस्था, शैशव मतलब शुरुआती अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा अच्छा कोई व्यापार वगैरह ये लोग नहीं कर पाए। कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्वरूप शहरी था, बाजार उन्मुख था। बाजार उन्मुख मतलब मार्केट की डिमांड के हिसाब से वो चीजें करते थे, जिस चीज की डिमांड है उसका उत्पादन करना, बाजार उन्मुख था। वैदिक संस्कृति का आर्थिक स्वरूप, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, वैदिक संस्कृति का आर्थिक स्वरूप कैसा था पता है? कबीलाई और गिफ्ट इकोनॉमी। क्या आपको पता है गिफ्ट इकोनॉमी क्या होता है? उपहार संस्कृति या उपहार व्यवस्था। गिफ्ट इकोनॉमी क्या होता है समझो। गिफ्ट इकोनॉमी का मतलब यह है कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था ना, सरदार, वो अपने कबीलों के लोगों से टैक्स लेता था, लेकिन टैक्स ऐसा जीएसटी और इनकम टैक्स जैसा नहीं था कि देना ही पड़ता था, कंपलसरी था। जी नहीं, टैक्स का बात तो ऐसा था कि जिसकी इच्छा हो वो दे दे और जिसकी इच्छा ना हो तो ना दे। मतलब ये वैसा ही है कि जब आप किसी के बर्थडे पर जाते हो तो आपकी इच्छा हो तो गिफ्ट ले जाओ, नहीं लेना हो तो मत ले जाओ। ऐसा थोड़ी कि आपके कॉलर पकड़ के बोलेगा कि तुम हमारे यहाँ पर खाना खाने आए हो तो गिफ्ट कहाँ है हमारा बताओ। या मंदिर में जाते हो तो मंदिर में आपने देखा होगा कि पूजा में, आरती में शामिल होते हो, तो ऐसा आपकी इच्छा हो तो आरती की थाली में पैसे चढ़ाओ और नहीं देना है तो मत चढ़ाओ। ऐसा जरूरी है कि नहीं मंदिर में आओ तो पैसे चढ़ाने पड़ेंगे? जी नहीं। तो ये जो है ना उस प्रकार का कर था जिसे बलि कहते थे। बलि, आमतौर पर बलि शब्द से हमको ऐसा लगता है कि किसी जानवर को मार दिया, हत्या कर दी। ये बलि जो है ना ये अलग था। बलि ऋग्वैदिक काल में एक टैक्स था। और कैसा टैक्स? स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब जिसकी इच्छा हो वो दे, ना तो ना दे। जैसे आपने देखा होगा कि जो सरदार था ना, आप समझ रहे हो, जो सरदार था, जो कबीले का रक्षक था, वो कोई, उसको सैलरी नहीं मिलती थी, तो बेचारे का घर कैसे चलेगा? वो तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा है, तो बदले में जिसकी जो इच्छा हो, कोई उसको गाय दे आएगा, कोई उसको जो है अनाज दे आएगा, कोई उसको वस्त्र दे देगा, सब अपने अपनी तरफ से उसको कुछ ना कुछ दे देते थे और इसी से उसका घर परिवार चलता था और फिर वो कबीले के लिए काम करता था। तो वैदिक काल में ना एक प्रकार से ऐसे ही चलता था, इन्हीं पैसों से वो सारी चीजें करता था। बलि, और बलि क्या है? बलि मैंने आपको बताया एक स्वैच्छिक कर है और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? गिफ्ट इकोनॉमी। आया समझ में कि नहीं? कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जो कबीलाई समाज था वैदिक संस्कृति का, वो गिफ्ट इकोनॉमी पर आधारित था। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ना, तो वर्तमान में हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो गिफ्ट इकोनॉमी नहीं है। गिफ्ट इकोनॉमी इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार को टैक्स देना कंपलसरी है। मैं, आप, हम सब, अगर हम पर कोई टैक्स लगाया गया है तो वो हमको देना पड़ेगा, वरना जेल भेज चले जाएंगे, हमारी संपत्ति जब्त हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारी इच्छा हो तो हम दे, नहीं हो तो ना दे। समझ गए आप लोग बात को? यहां से मैंने आपको एक बात और बता दी, गिफ्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलो, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे लोगों का जीवन ऐसे गिफ्ट इकोनॉमी पर ही चल रहा है। क्या है? कमाते धमाते तो है नहीं, कुछ करते नहीं है और कुछ करना चाहते भी नहीं होंगे शायद, इसीलिए नहीं कर रहे। तो वो लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं। किसी ने उसको 100 रुपए दे दिए, जरूरत पड़ी, फिर मदद पड़ी, किसी ने 500 रुपए दे दिए, कोई उसके लिए जो है वो पार्टी दे दी, किसी ने उसको उसके खाने की व्यवस्था कर दी। तो कई लोगों का जीवन ऐसे ही चल रहा होता है, दोस्तों की दया पर जीवन निर्भर है और दोस्त जो है वो उसका जीवन चला रहे हैं। वैदिक सभ्यता का मामला ऐसे है, गिफ्ट इकोनॉमी पर आधारित है। अगला आप देखोगे और जबकि हड़प्पा सभ्यता नहीं है गिफ्ट इकोनॉमी पर। हड़प्पा सभ्यता में प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम था, वहां पर बकायदा टैक्स वसूला जाता था
देना ना देना मर्जी पर नहीं था, और आप ये बात देखोगे इसीलिए वो विकसित हो पाए, वो नगर बसा पाए, क्योंकि वहां पर प्रॉपर टैक्स लिया जाता था और इसी से शासक वर्ग जो है सारी व्यवस्थाएं करता था। वो नालियां कैसे बनी होंगी, वो सड़कें कैसे बनी होगी, वो ग्रिड पैटर्न कैसे बना होगा, वो पूरे नगर का ढांचा कैसे बना होगा, कैसे बना होगा। या जो आपने देखा ना हड़प्पा सभ्यता के आसपास किलाबंदी, ऊंची ऊंची दीवार प्राचीर बनाई गई है नगरों के आसपास। वो ऊंची ऊंची दीवारें कैसे बनवाई होगी, बिना पैसे के। पैसा ही जरूरत चाहिए ना इन सारी चीजों के लिए, तो टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता तो कैसे होता, समझ गए बात को कि नहीं। चलिए अब हम अगला अंतर देखेंगे, सामाजिक भिन्नता। एक अंतर सामाजिक रूप से भी माना जाता है, अलग दोनों में। हड़प्पा सभ्यता के समाज को मात्र सत्तात्मक माना जाता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। मात्र सत्तात्मक इसलिए क्योंकि हमको मात्र देवी की एक, ठीक है, पूजा के अवशेष मिलते हैं कि वो मात्र देवी की पूजा करते थे, मात्र सत्तात्मक माना जाता है। समाज वर्गीय विभाजन पर आधारित था। वर्गीय विभाजन मतलब अमीर गरीब ऐसा आपको मिलेगा। समतामूलक समाज नहीं था हड़प्पा सभ्यता का समाज। हड़प्पा सभ्यता के मकानों को देखो, कुछ मकान बड़े कुछ मकान छोटे। इसी से पता चल जाएगा कि कब जो जिन लोगों के पास कम पैसा था वो छोटे मकान में रहते थे, जिनके पास ज्यादा पैसा था वो बड़े मकान में रहते थे। तो इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक विषमता थी, अमीरी गरीबी वाली बात वो था, वर्ग भेद था। एक पूंजीपति वर्ग होगा, एक जो है मजदूर वर्ग होगा। लेकिन वैदिक सभ्यता में नहीं, वैदिक सभ्यता में वर्ग भेद नहीं। वैदिक सभ्यता समतामूलक समाज की बात, समतामूलक मतलब सब एक जैसे थे, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब गरीब है, सब गरीब है, कोई अमीर है ही नहीं, सब एक जैसे, पूरा कबीला। और सामूहिक संपत्ति थी। हड़प्पा सभ्यता में तो निजी संपत्ति चलती थी ना, आप समझो कॉन्सेप्ट समझो, प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन वैदिक सभ्यता में कबीलाई समाज था ना, तो सामूहिक जो कुछ भी था पूरे कबीले का था। वहां ऐसा नहीं कि ये मेरा है तुम्हारा, सबका है जो भी है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था पर यह आधारित है। यहाँ हमको 4 वर्ण मिलते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं ना ऋग्वेद के 10वें मंडल से 4 वर्णों की उत्पत्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब आप पढ़े हो। तो एक तरफ जहां आपको वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था वर्ण विभाजन मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में वर्ण विभाजन नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हो, 2 बात बता रहा हूं, अगर नहीं ध्यान से समझ में आए तो समझ लेना। एक कह रहा हूं मैं वर्ग विभाजन, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं वर्ण विभाजन या वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण विभाजन था, वर्ग विभाजन नहीं था। यहां वर्ग विभाजन था, हड़प्पा में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो 4 वर्णों की उत्पत्ति तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मानी गई है, वो वैदिक सभ्यता का मामला है। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए। तो ये चीज आपको मिलेगी यहां। और फिर पितृसत्तात्मक समाज, हम कहते हैं ना पितृसत्तात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि आमतौर पर गद्दी का उत्तराधिकारी बेटा ही हुआ करता था, है ना, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहां से कि वो मात्र सत्ता। हाँ ये बात सच है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या बात, जैसे हम चाहते हैं कि एक सभ्य समाज में महिलाओं की स्थिति बराबरी की होनी चाहिए, वो थी। उनको हर वो काम करने का अधिकार था जो होना चाहिए, जो पुरुषों का था। पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, यज्ञ में पति के साथ भाग लेने का अधिकार, विधवा होने पर फिर से शादी करने का अधिकार, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार, इसको उपनयन संस्कार कहते हैं, वो अधिकार, सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार, है ना। तो यहां आपको दिख जाएगा कि वैदिक समाज पितृसत्तात्मक दिखाई देता है और सिंधु सरस्वती समाज मात्र सत्तात्मक दिखाई देता है। क्योंकि आप देखोगे ना, इसका एक और उदाहरण है, जैसे वो लोग मात्र देवी की पूजा कर रहे हैं, जबकि वैदिक काल में आप देखोगे ज्यादातर देवता पुरुष है ना, ज्यादातर देवताओं की जो पूजा की जा रही है वो पुरुष है, महिला देवता कम है, देवियां नहीं है, बहुत ज्यादा है पर कम है बहुत। जबकि सारे ही देवता, इंद्र अग्नि वरुण पशुपति, किसी को भी ले लो, सारे क्या है, सारे पुरुष। तो ये पितृसत्तात्मक था। फिर
आर्थिक विषमता, सिंधु समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त थी, जो मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर अमीर और गरीब वाला मामला था। भले ही हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरीय हो गए थे, विकसित थे, पर वहां आर्थिक विषमता थी। वहां पर आप देखोगे कि लोग एक दूसरे में ना अमीरी गरीबी का भेद था। ऋग्वेदिक काल समाज समतावादी था। आज भी आप अगर भारत में गांव और शहरों को देखोगे ना तो ये अंतर आपको दिखेगा। शहरों में लोग अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। जैसे थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, तो शहरों में ये चीज आपको दिखेगी कि पैसा आ जाता है तो अपने आसपास वाले लोगों को हेय दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखता है इंसान। उसको लगता है मेरे पास ज्यादा पैसा है और इसके पास कम पैसा है तो मैं इससे ऊपर हूं। गांव में आज भी ऐसा नहीं चलता है। गांव में आज भी कई लोगों के पास में खूब सारा एक प्रकार से पैसा है, बहुत जमीन है, ट्रैक्टर है, बड़ा से कोठी बना रखी है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों के साथ वैसे ही बात करना, वैसे ही मिलना जुलना, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये कॉमन है। जो चीज बहुत आप नोटिस कर सकते हो गांव में जाके, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी देखना गांव में जाके, गांव में आप जाओगे ना तो भले आप कितने भी गरीब हो तो भी वो आपसे बहुत सभ्यता के साथ बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, आदर सम्मान के साथ बैठाएगा, चाय पिलाएगा। शहरों में नहीं करते ऐसा। शहरों में तो पैसे वाले होते ना तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सम्मान मिलता है, अगर आपके पास पैसा वैसे कम होता है तो थोड़ा सा इज्जत में कमी आ जाती है। तो ये चीज वैदिक सभ्यता, ग्रामीण समाज था, समता मूलक कबीलाई समाज। यहाँ आर्थिक विषमता है, यहाँ पर लोगों में जो है अमीरी गरीबी की खाई है। अगला अंतर मिलेगा धार्मिक रूप से भी भिन्नता है ना। आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, मूर्ति पूजक, क्योंकि हमको मूर्तियां मिली हैं तो वहां मूर्ति पूजा है। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं है। फिर आप देखोगे देवी, वहां देवी को महत्ता दी गई, इसलिए मात्र सत्तात्मक माना गया। यहाँ की प्रमुख देवी मात्र देवी मानी गई। लिंग पूजा और योनि पूजा का प्रचलन, यहां तक कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो लिंग पूजा का प्रचलन आया है, हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है कि नहीं, तो ये लिंग पूजा, योनि पूजा का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता से है। वैदिक सभ्यता में ये नहीं चलता था। वैदिक सभ्यता में कोई मूर्ति पूजा नहीं है, लिंग योनि की पूजा नहीं है। वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो तो आप देखोगे कि यज्ञ अनुष्ठान करने वाले लोग। तो ये अंतर मिलेगा। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर तो दोनों ही जगह नहीं है, पुरुष देवता की प्रधानता है। बेसिक डिफरेंस ये भी है। फिर आर्य लिंग पूजा को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनके जीवन में यज्ञ का महत्व था। सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में आपको यज्ञ नहीं मिलेंगे। वहां यज्ञ कहां थे? नहीं है ना। तो एक अंतर यह भी है, धार्मिक भिन्नता, धार्मिक मान्यताओं में दोनों में अंतर है। फिर वैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है ये वाला पॉइंट भी समझो अच्छे से। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो ना, वो लाइक भी कर देना। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोच रहे हो ना आप कितनी मेहनत से आपके लिए सब जो है तैयार करके आपके सामने आपको एक एक चीज क्लियर कर दे। तो थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करिए, है ना, कोऑपरेट करिएगा। अब वैज्ञानिक अनुप्रयोग की बात करें तो सैंधव काल में वैज्ञानिक मानसिकता दिखाई देती। वैज्ञानिक मानसिकता मतलब हर चीज तरीके से की गई, सलीके से की गई, तर्क के साथ। यहां आप देखोगे इन्होंने नगर निर्माण किया तो एक जैसे नगर में, जैसे आमतौर पर नगर दो भागों में विभाजित है, क्या आपको पता होगा? एक निचला भाग, एक टीले वाला भाग, दुर्ग वाला भाग। तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे कि आपको नगरीय निर्माण में थोड़ा सा वैज्ञानिक अनुप्रयोग मिलेगा, मानसिकता। बाट और माप में एक रूपता, एक जैसे बाट और माप का यूज करना। नागरिक प्रबंधन, व्यापारिक प्रणाली, इन सब में आपको दिखेगा कि ये लोग थोड़े से वैज्ञानिक मानसिकता के, साइंटिफिक अप्रोच के लोग थे। मतलब कोई भी काम किया तो ऐसे नहीं, व्यवस्थित तरीके से किया है। जबकि वैदिक जीवन में आपको इस मानसिकता का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नगर नहीं दिखाई देते हैं, व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती हैं, लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा आपको। जहां सिंधु सभ्यता के निवासी कांसे के निर्माण में दक्ष थे। आप ये भी देखो कितना इन लोगों ने एक प्रकार से दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। कांसा कैसे बनता है? तांबे में, तांबे की धातु में जब टीन मिलाते हैं तो सबको पता है कांसा बनता है। तो ये मिश्र धातु बनाना सीख गए। चूंकि तांबे का प्रयोग तो हो रहा था,
लेकिन क्या था ना कि तांबा, आपको पता है तांबे की एक खास बात, तांबा बहुत कठोर धातु नहीं है ना। तांबे पर थोड़ा सा जोर पड़ता है तो वो मुड़ जाता है, उसमें वो कठोरता नहीं है जो आप लोहे में या दूसरी धातुओं में देखते हो। तो इसीलिए तांबे का प्रयोग ना बहुत सीमित होता था। इन्हें एक ऐसी धातु चाहिए थी जो थोड़ी कठोर हो, तांबे से ज्यादा कठोर, और लोहा तब था नहीं, तब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने तांबे में 3 मिला के एक नई धातु बनाई, और वो धातु तांबे से ज्यादा कठोर थी, और उस धातु को कांसे के नाम से, ब्रॉन्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिला के कांसा बनाना सीख गए, और इन्होंने जो मिश्रित धातु का आविष्कार कर लिया। अब ये करना तो आप तभी कर पाओगे ना जब थोड़ा सा नॉलेज होगा, आपका माइंड जो है वो वैज्ञानिक होगा, साइंटिफिक अप्रोच वाला होगा, तो आप ये काम करिएगा, वरना ये काम कहां से करोगे आप। तो यहां आप देख सकते हो कि इनके पास में जो है कांसे का अच्छा खासा प्रयोग करने लगे थे। कांसे की वो नर्तकी की मुद्रा वाली मूर्ति आप लोग जानते हो। पाषाण उपकरणों का भी पर्याप्त प्रयोग करते थे, जबकि वैदिक काल में कांसे का प्रयोग बहुत कम हुआ और पत्थर का नगण्य। वैदिक काल के लोग शायद तांबा वगैरह का ही प्रयोग ज्यादा करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी आपने देखा होगा कि भारत में जब पूजा पाठ होती है हमारे यहाँ आमतौर पर घरों में, तो तांबे के बर्तनों का प्रयोग होता है। चाहे वो छोटा सा तांबे का बर्तन हो जिससे आचमनी वगैरह जैसे जल लिया जाता है, एक चम्मच जैसी छोटी सी आपने देखी होगी, पंचपात्र में आता है वो, यह कलश लोटा तांबे का होता है। तो हम बहुत ज्यादा तांबे का यूज क्यों करते हैं जानते हैं आप, हमारे अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में? क्योंकि वैदिक काल से ये चल रहा है। वैदिक काल के लोगों ने तांबे का यूज ज्यादा किया, कांसे का नहीं किया उतना। तो तब से लेके आज तक हमारे यज्ञ में, पूजा पाठ में, अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में तांबा एक पवित्र धातु बन गई, और हम तांबे का प्रयोग करते आ रहे हैं। समझे आप लोग मेरी बात? तो यहां वैदिक काल में आपको कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ये लोग तांबे का प्रयोग ज्यादा करते थे, और लोहा तब आया नहीं था, वो भी बाद में आया है। समझ गए? चलो, तो ये मैंने आपको बताया अंतर। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगर आपको सोचो कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का और पता होता तो वो कहां पहुंच जाते। ऑलरेडी सिंधु सभ्यता के लोग इतने विकसित थे, इतने शानदार नगर बसाए, अगर उनके पास लोहे का ज्ञान और होता, क्योंकि लोहे के ज्ञान ने तो क्रांति ला दी 600 ईसा पूर्व के बाद। वो लोहा ही था जिसकी वजह से बहुत बड़े इलाके में खेती कर पाए, ज्यादा कृषि उत्पादन कर पाए, बड़े बड़े महाजनपद बन पाए, बड़े बड़े साम्राज्य बन पाए, और आखिरकार ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है। तो इनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया, और इस लोहे ने आर्यों के जीवन में, आखिर में, शुरुआत में नहीं, उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते लोहा आ चुका था, से परिचित हो चुके थे, ऐसा माना जाता है। कृष्ण अयस के नाम से आपको मिलेगा वेदों में शब्द कृष्ण अयस। तो अयस का मतलब तो धातु माना गया है, अयस का मतलब होता है धातु, और कृष्ण का मतलब होता है काला, काली धातु। तो वैदिक सभ्यता के लोग किसी काली धातु से परिचित थे, ये हमको समझ में आ रहा है। श्याम अयस, कृष्ण अयस, तो काली धातु क्या होगी? लोहा ही होगी। तांबा तो काला नहीं होता, कांसा काला नहीं होता, सोना काला नहीं होता, चांदी काला नहीं होती, तो काली धातु क्या होगी? काली धातु डेफिनेटली लोहा ही होगा। तो लोहे से परिचित तो हो गए होंगे ना थोड़ा बहुत। तो लोहे के बहुत ज्यादा बड़ा उसका यूज नहीं करना शुरू किया इन्होंने कि लोहे के हथियार बना लिए, लोहे के जो है हल बना लिए, और लोहे के फाल वाले हलों से खेती शुरू, बहुत बड़ा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। परिचित थे पर उपयोग करना नहीं जानते थे उस चीज का बहुत। तो इस तरह से ये एक अंतर आपको मिलेगा। फिर अंतर आपको मिलेगा, दृष्टिकोण में अंतर मिलेगा। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। दृष्टिकोण में अंतर, जैसे शांति प्रिय और युद्ध से अलग रहने वाले लोग हैं हड़प्पा सभ्यता। ऐसा आपने पढ़ा होगा ना, सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वो बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं किया। हो तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने दुर्ग या किले बना लिए, प्राचीर बना ली, दीवार बना ली, वरना युद्ध वगैरह कहाँ किए उन्होंने, किससे किए? शांति प्रिय व्यापारी लोग थे, व्यापार में, अपने विकास में। और आपने देखा होगा जो शांति प्रिय होगा
वही विकास कर पाएगा। जिसके दिमाग में दिन भर युद्ध चलता होगा, लड़ाई झगड़ा हिंसा वाली मानसिकता, वो विकास नहीं कर सकता। पाकिस्तान का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो उस देश को चला रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा फालतू की चीजें चलती रहती है। वो देश के विकास के लिए नहीं सोचते। जो पैसा उनके पास आता है, थोड़ा बहुत जो पैसा उनके पास है, वैसे तो बहुत कम है, ज्यादातर तो उनको मिलता ही इधर उधर से दान में, वो पैसा जो मिलता है उसका भी ज्यादातर हिस्सा वो हथियारों में, परमाणु बम में, इनमें लगा दिया करते हैं। भारत को जो है परेशान करने में, आतंकवाद जैसी चीजों को बढ़ावा देने में, इनमें खर्च कर दे। ये पैसा अगर अपने आवाम के ऊपर खर्चा करे तो आटे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, महंगाई उतनी नहीं होगी जितनी आपको दिखाई देती है। वहां पर छोटी छोटी चीजों के दाम बहुत ज्यादा हैं। तो यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंसा जब इंसान के दिमाग में रात दिन ही चलता ना, वो नहीं सोच सकता कुछ, वो अपनी प्रगति, अपनी उन्नति में ध्यान नहीं लगा पाएगा। और शांति प्रिय, जैसे आप देखो दुनिया में कई देश है जो बहुत शांति प्रिय है। हर बार एक सूचकांक आता है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मानव विकास सूचकांक। एक रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ज्यादा मानव संसाधन वाले देश, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आप देखोगे शांति प्रिय देश। कभी किसी से लड़ना, कभी किसी के जो है फटे में टांग अड़ाना, ये सब चीजें नहीं करते वो। और तभी वो इतना उच्च मानव विकास लेके चल रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप देखो हमेशा शांति रहती है। वहां तो लोग जो है ना, वो कभी लड़ते झगड़ते ही नहीं किसी से। वहां तो पुलिस के पास भी काम नहीं होता, कई बार कुछ करें उनको समझ में नहीं आता क्या करें। वहां बच्चों को नहीं मार सकते माता पिता, आपको पता है ये बात। ऐसे देश जहां माता पिता बच्चों को मार ले, अपने ही बच्चों को, तो जेल हो जाए। भारत में अगर ऐसा कानून बन जाए तो भारत के आधे से ज्यादा माता पिता जेल में मिलेंगे आप। क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चों को मारना पीटना जन्मसिद्ध अधिकार है माता पिता का। हम माता पिता ही कैसे, जब तक बच्चों को 2-4 बार घर आई नहीं दिन भर में, तो ये चीज उनको ऊपर ले जाती। हड़प्पा सभ्यता के साथ यही चीज आपको मिलेगा पॉजिटिव, कि वहां के जो लोग हैं वो शांति प्रिय हैं और वो इसीलिए आगे बढ़ पाए, विकास कर पाए, व्यापार कर पाए। वैदिक सभ्यता में आप देखोगे, वैदिक सभ्यता में आपको क्या मिलेगा, तो वहां से अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं है। युद्ध की केंद्रीय भूमिका आर्यों के जीवन में, वो तो युद्ध करते करते तो आगे बढ़े हैं। वो लड़ते लड़ते ही, अगर मान लो मध्य एशिया से भी आए हैं, तो लड़ते झगड़ते जीतते जीतते आगे, युद्ध ही उनके जीवन में था। में इसी से वो नए नए इलाकों पर कब्जा करते थे, नए नए चारागाहों को प्राप्त करते थे, है ना। वे बराबर युद्धों में संलग्न रहते थे, जिसमें जैसे दशराग युद्ध का नाम सुना आपने। एक युद्ध का आपको चर्चा मिलेगी वैदिक काल में, दशराग युद्ध। ऐसा माना जाता है भरतवंशीय राजा, भरत वंश के एक राजा सुदास, इनका नाम है सुदास, और इनकी जो लड़ाई है वो 10 राजाओं से हुई। कितने? 10 राजाओं के साथ। और इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी, ये भी आपको पता होगा। इस युद्ध को 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। 10 मतलब तो 10, और राज्य का मतलब होता है राजा, मतलब 10 राजाओं के साथ एक साथ युद्ध लड़ा, है ना। अभी ठीक चल रहा है, बफर तो नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बारिश का मौसम है ना, तो कई बार थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अभी ठीक चल रहा होगा। तो 10 राज्य युद्ध के नाम से, और ये युद्ध कहाँ हुआ? परुष्णी नदी के किनारे। अब आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा अगर, तो वो सोचेंगे ये कौन सी नदी है। भारत में मैंने पुरुष्णी या परुष्णी नदी के नाम से तो कोई नदी नहीं सुनी भाई। इस नदी को हम लोग रावी के नाम से जानते हैं। ये नदी रावी नदी थी, मतलब रावी नदी जो वर्तमान में सिंधु नदी तंत्र में आती है, आपने पढ़ा है रावी नदी के बारे में, आप जानते हो। तो ये जो रावी नदी है ना, ये नदी ही परुष्णी, हर नदी जो आपकी उस इलाके में आजकल दिखाई देती है उसके वैदिक काल के अलग अलग नाम हैं। सतलज नदी को शतुद्री कहते थे, रावी को परुष्णी कहते थे, चेनाब को अस्किनी कहते थे, वितस्ता झेलम का नाम था। झेलम का आजकल झेलम है,
ऋग्वेदिक काल में वितस्ता कहते थे। तो ये जो नदियां है ना, विपाशा, व्यास नदी का नाम विपाशा था। विपाशा, विपाशा बसु नहीं, विपाशा, विपाशा, शतुद्री, परुष्णी, अस्किनी, समझ में आप, इस तरीके के नाम थे वैदिक काल में। तो ये 10 राज्य युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, है ना। ये अंतर है दोनों में कि एक युद्ध प्रिय है, एक के जीवन में युद्ध का महत्व है, दूसरे के जीवन में नहीं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी था कि हमें हड़प्पा सभ्यता से शिरस्त्राण, शिरस्त्राण समझते हो, हेलमेट, जैसे वो जो राजा महाराजा मुकुट पहनते हैं ना, ऐसे मुकुट, रथ वगैरह नहीं मिले, जबकि आर्यों के जीवन में ये सबका महत्व था, वहां से रथ मिले हैं, शिरस्त्राण, हेलमेट मिला है, कवच कुंडल जैसी चीजें मिली हैं। अंग के कवच कुंडल पड़े होंगे ना आपने, कर्ण के, अंगराज कर्ण, उनके कवच कुंडल मांग लिए थे इंद्र देवता ने। तो ऐसे ही वहां कवच है, वहां हेलमेट है, वहां रथ है, क्योंकि युद्ध प्रिय थे। वही चीज वहां नहीं है ना। शिक्षण पद्धति में अंतर, लिपि का बहुत बड़ा अंतर है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास लिपि है ना, लेकिन वैदिक सभ्यता के पास लिपि नहीं थी। वहां पर मुखाग्र चलता था, मौखिक, ओरल, मतलब एक से दूसरे को पढ़ के ऐसे बोल के सुनाना, उसको वो याद कर लेगा। वेदों का ज्ञान ऐसे ही गया जनरेशन टू जनरेशन। तो एक अंतर ये भी है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि दिखाई देती है, वो लिपि हम पढ़ नहीं पाए आज तक, वो अलग बात है, पर लिपि तो थी। पिक्टोग्राफिक लिपि बोलते हैं इसको, भाव चित्रात्मक, ऐसे चित्रकारी करके लिपि का प्रयोग। तो लिपि आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलेगी, मतलब वो लेखन कला से परिचित थे। इसके साक्ष्य आपको मिल जाएंगे, जो मोहरे हमको हड़प्पा सभ्यता से मिली है, जो लेख मिले हैं। धोलावीरा से एक शिलालेख भी मिला है जिसमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि से एक लेख लिखा गया है, वो भी है। जबकि वैदिक काल के लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, ये तो आपको पता है। ग्रामीण सभ्यता थी तो शिक्षा मौखिक दी जाती थी, इस प्रकार की लिपि का प्रयोग वहां नहीं है। तो ये भी अंतर आपको मिल जाएगा। अन्य प्रमुख अंतर, कुछ और अंतर बता देता हूं फटाफट जल्दी से। सिंधु सभ्यता के निवासी रथ और घोड़े के व्यवहार से अपरिचित थे। हाल ही में कुछ रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि वैदिक हड़प्पा सभ्यता में भी घोड़ा था। इस बात को बहुत लोग नहीं मानते, हालांकि अगर होगा भी तो घोड़े का बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया था जैसे वैदिक सभ्यता के लोगों ने किया। तो यहाँ पर रथ और घोड़े का अलग प्रयोग नहीं है, आर्यों के जीवन में इनकी अपनी भूमिका है। सिंधु सभ्यता में कला का पर्याप्त विकास। अब वैदिक सभ्यता की आपको कला नहीं मिलेगी, वैदिक काल का आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, वैदिक काल के आपको इस प्रकार के भवन नहीं मिलेंगे। तो वैदिक सभ्यता में स्थापत्य नहीं है, मूर्ति कला नहीं है, यहाँ सब कुछ है। ये धातु कला, शिल्प कला, प्रस्तर कला, मृदभांड निर्माण में दक्ष थे। कांसे की नर्तकी मूर्ति बताती है कि मूर्ति कला में, स्कल्पचर में भी बहुत आगे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ये चीज भी थी। मूर्ति इसका प्रमाण है, कांसे की नर्तकी की वैदिक आर्य दृष्टि से बहुत पीछे है। वैदिक काल के लोगों में ये चीज नहीं है। सिंधु सभ्यता में कुबड़दार बैल का महत्व बहुत ज्यादा था, जबकि आर्यों के लिए गाय महत्वपूर्ण थी। आपने देखो ना, कुबड़ वाला बैल हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे मिलता है। वैदिक काल में गाय का अपना महत्व, हर चीज में गाय। आप देखो, गाय के नाम से शब्द गोधन, गोधुली बेला, मतलब एक समय जो है हमारे दिन का पहर, उस प्रहर को भी क्या बोलते हैं, गोधुली बेला। तो कितना गो से जुड़े हुए शब्द आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ एक समानता है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर के बिंदु ज्यादा है, दोनों में चीजें मिलती कम है और अलग अलग ज्यादा है। दोनों सभ्यताओं के स्वरूप में अंतर हो। सबसे बड़ा अंतर वही जो बार बार कह रहा हूं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगरी है, जबकि हड़प्पा वैदिक सभ्यता ग्रामीण। ये मेन बेसिक डिफरेंस ये, और यहीं से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई लोग, तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और बहुत सारी नई बातें आपको जानने को मिली होगी। इसी तरह से आने वाले जो मेरे सेशन है उसको लगातार अटेंड करते रहिएगा, बहुत कुछ आपको नया नया मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आपने इधर उधर नहीं पढ़ी होंगी, एनसीईआरटीज में भी नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो देखते रहिएगा, सेशन को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने नहीं किया है, बस उनसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप जाते जाते ही, अगर आप भूल गए हो तो जाते जाते लाइक कर देना। अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी लाइक कर देना। ठीक है, और
कमेंट में फीडबैक जरूर देना। आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आगे और कौन कौन से टॉपिक्स आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में भी बताइए। तो फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चे पेड बैच में आना चाहते हैं, हैप्पी वैली एकेडमी का जो पेड बैच है वो 16 अगस्त से शुरू हो गया। 16 अगस्त से हमारा नया बैच आ चुका है। आप लोगों में से जो भी बच्चे 2025, 26, 27 की तैयारी कर रहे हो, इस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हो, लेवल देखोगे आप तो समझ में आएगा। ये क्वालिटी आपको ना कई बार लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलती। तो इस लेवल की तैयारी करनी है तो आ जाओ हैप्पी वैली एकेडमी पर। ऑप्शनल भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा। अगर इसी तरह से हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ना चाहते हो तो भी आ जाओ, जीएस पढ़ना चाहते हो तो भी आ जाओ। 50% का डिस्काउंट है और 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। कॉम्बो भी ले सकते हो, ऑप्शनल भी ले सकते हो, या खाली जीएस भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। और अगर अभी तक हैप्पी वैली एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।